नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जलती पटरी, धधकती साजिश और सरहद पार से मिल रहे इशारों का खौफनाक खेल आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में एटीएस की जांच ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जो लखनऊ रेलवे स्टेशन को निशाना बनाकर बड़े हमले की तैयारी में था। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारों पर काम कर रहे इस नेटवर्क ने छोटी छोटी आगजनी से दहशत फैलाने की साजिश रची, वीडियो बनाकर विदेश भेजे और बदले में फंडिंग हासिल की। लेकिन वारदात से पहले ही एटीएस के शिकंजे में आ गया ये खतरनाक प्लान। क्या कुछ चल रहा था इस प्लान के अंदर, आइए जानते हैं विस्तार से। लखनऊ को दहलाने की तैयारी नाकाम। उत्तर प्रदेश एटीएस ने शनिवार को 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारों पर भारत में दहशत फैलाने के 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड अर्जी दाखिल की थी। स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों से एटीएस ने पूछताछ की। एटीएस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार संदेश मिल रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हैंडलर द्वारा संदेश दिया जा रहा था कि जितनी दहशत उतना पैसा दिया जाएगा। ऐसे किया था बड़े धमाके का रिहर्सल। आरोपियों ने पिकअप और बाइक में आग लगाकर बड़े धमाके का रिहर्सल किया था। ये चारों संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर के लगातार संपर्क में थे। सोशल मीडिया हैंडल करने में चारों पूरी तरह ट्रेंड हैं। हैंडलर से बातचीत में अफगानिस्तान का नंबर इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है। ये संदिग्ध हैंडलर को संदेश भेजने के लिए वीपीएन और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। इस बीच पकड़े गए संदिग्धों का दुबई कनेक्शन भी सामने आया। मेरठ का आकिब दुबई में बैठकर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। आकिब ने कराया था पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क। पूछताछ में पता चला है कि आकिब ने ही शाकिब का संपर्क सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से कराया था। जानकारी है कि आकिब का पाकिस्तानी हैंडलर से पहले से ही संपर्क था। यूपी एटीएस ने आकिब को लेकर अब छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि आकिब ने ही शाकिब के नाम का डेविल कोड वर्ड दिया था। आकिब पाकिस्तानी हैंडलर से पैसों का पूरा लेन देन करता था और काम हो जाने के बाद शाकिब और उसके साथियों को भेजता था। संदिग्धों के मोबाइल से एटीएस को अहम जानकारी मिली। मोबाइल में कई रक्षा प्रतिष्ठान और कैंट इलाके के वीडियो मिले हैं। ये संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर को रेकी के वीडियो भेजते थे। इसके अलावा रेलवे के सिग्नल बॉक्स और सिलेंडर भरे वाहनों पर संदिग्ध आतंकियों की नजर थी। हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश की भी जानकारी सामने आई है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज के दौर में आतंकवाद भी टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहा है और इस मामले में भी यही देखने को मिला। ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में पूरी तरह प्रशिक्षित थे। ये लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी असली लोकेशन छिपी रहे। इसके अलावा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ये अपने हैंडलर से संपर्क में रहते थे। इतना ही नहीं, बातचीत के लिए अफगानिस्तान के नंबर का इस्तेमाल करते थे ताकि जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। ये एक सुनियोजित डिजिटल नेटवर्क था जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था। दुबई कनेक्शन भी आया सामने। इस पूरे मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी सामने आई। जांच में पता चला कि मेरठ का रहने वाला आकिब दुबई में बैठकर इस पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। आपकी भी वो व्यक्ति है जिसने भारत में मौजूद बाकी आरोपियों को पाकिस्तान हैंडलर से जोड़ा, यानी कि इसकी परतें धीरे धीरे खुली है। यानी वो इस नेटवर्क को एक अहम लिंक था जो विदेश में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधियों को दिशा दे रहा था। अब एटीएस आकिब की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। पिछले दिनों भी कई मामलों का खुलासा हुआ था। अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पीछे और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए बना संपर्क। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आकिब ने ही साकिब नाम के आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से जोड़ा था।
धीरे धीरे ये संपर्क मजबूत होता गया और फिर ये एक पूरे नेटवर्क में बदल गया। आकिब पहले से ही इन हैंडलर्स के संपर्क में था और उसने अपने साथियों को भी इस जाल में फंसा लिया। ये दिखाता है कि किस तरह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। इस नेटवर्क में कोड वर्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे उनकी बातचीत को गुप्त रखा जा सके, यानी कि पर्सनल रखा जा सके। उदाहरण के तौर पर शाकिब के लिए डेविल नाम का कोड इस्तेमाल किया जा रहा था, जो हमने आपको इससे पहले भी बताया। पैसों का लेन देन भी पूरी तरह संगठित तरीके से किया जा रहा था, जिसमें आकिब मुख्य भूमिका निभा रहा था। काम पूरा होने के बाद वो भारत में पैसों को मौजूद आरोपियों तक पहुंचाता था। इससे ये साफ होता है कि ये नेटवर्क काफी व्यवस्थित और योजना के तरीके से काम कर रहा था। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की प्लानिंग। एटीएस को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई सबूत मिले। इनमें रक्षा प्रतिष्ठानों, कैंट इलाकों और अन्य संवेदनशील जगहों के वीडियो शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये आरोपी इन जगहों की रैकी कर चुके थे और वहां की जानकारी अपने हैंडलर्स को भेज रहे थे। ये जानकारी किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकती थी। जांच में यह भी सामने आया कि इन संदिग्धों की नजर रेलवे के सिग्नल बॉक्स, गैस सिलेंडर से भरे वाहनों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर थी। अगर इन जगहों पर हमला होता तो भारी नुकसान हो सकता था। रेलवे सिग्नल बॉक्स को नुकसान पहुंचाने से बड़े ट्रेन हादसे हो सकते थे, जबकि सिलेंडर से भरे वाहनों में विस्फोट से बड़े स्तर पर तबाही मच सकती थी। इसके अलावा कुछ हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश की जानकारी भी सामने आई है। इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, समाज में तनाव, सांप्रदायिक माहौल खराब करना भी हो सकता था। इस तरह की साजिशें देश की सामाजिक एकता के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। इनका समय रहते पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। ये मामला सिर्फ 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े और संगठित आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करता है। एटीएस की एक्टिवनेस और समय पर की गई कार्रवाई ने एक बड़े संभावित हमले को टाल दिया। अब आगे की जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, फंडिंग कहां से आ रही थी, भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। ये घटना ये भी दिखाती है कि आज के समय में आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है और इससे निपटने के लिए लगातार एक्टिवनेस और तकनीकी मजबूती जरूर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जानी जाती है। इतने दिनों में कई बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। हाल ही में जो 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा, वो इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का बिल्कुल साफ संदेश है, राज्य में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को पूरी छूट दी गई कि वो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और समय रहते कार्रवाई करें। इस सख्ती का असर ये है कि कई बड़ी साजिशें समय रहते नाकाम की जा रही हैं। आतंक पर जीरो टॉलरेंस। योगी सरकार की कार्यशैली का एक अहम पहलू यह है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। इसका मतलब है अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में यह नीति और भी कड़ी हो जाती है। एटीएस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है, जिससे खुफिया जानकारी को तुरंत एक्शन में बदला जा सके। हाल ही में पकड़े गए संदिग्धों के मामलों में भी यही देखने को मिला, जहां लंबे समय से निगरानी के बाद सही समय पर गिरफ्तारी की गई। सरकार ने तकनीकी स्तर पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। आज के समय में आतंकवादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए एजेंसियों को भी उसी स्तर पर तैयार किया गया है। साइबर मॉनिटरिंग, कॉल ट्रैकिंग और डिजिटल सर्विलांस के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि इस मामले में भी आरोपियों के सोशल मीडिया नेटवर्क और उनके विदेशी कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए गए, प्रशिक्षण को बेहतर बनाया गया, खुफिया तंत्र को एक्टिव किया गया। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है और नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।
इन कदमों का मकसद सिर्फ अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि उसे पहले से ही रोक देना है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत किया जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की साजिशों को समय रहते नाकाम किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।